दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जी के एंड जेस में। आज के इस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के साइंस के क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें हम पढ़ेंगे हार्मोन और तंत्रिका तंत्र। जो भी अपने शरीर में हार्मोन और तंत्रिका तंत्र का कंट्रोल करता है शरीर में, वह प्रक्रिया पढ़ेंगे और कौन कौन से हार्मोन तंत्रिका तंत्र का किस प्रकार कंट्रोल रहता है अपने शरीर में, मस्तिष्क में किस तरह कंट्रोल होते हैं, वो सभी आज इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। और सारे वो क्वेश्चनों के टाइप से वे क्वेश्चन पढ़ेंगे, मतलब नोट्स पढ़ेंगे जो सीधा एग्जाम में जिनसे क्वेश्चन बनता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट नंबर पॉइंट है, सभी जीव अपने पर्यावरण में हो रही प्रवृत्तियों के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। पर्यावरण में हो रही ये प्रवृत्ति जिनके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं उद्दीपन कहलाता है, जैसे कि प्रकाश, ऊष्मा, ठंडा, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श आदि। पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपन की प्रक्रिया प्रति अनुक्रिया करते हैं। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। जंतुओं में किस प्रकार नियंत्रण एवं समन्वय होता है यह जानते हैं अपन। यह सभी जंतुओं में दो मुख्य तंत्र द्वारा किया जाता है। फर्स्ट है तंत्रिका तंत्र और सेकंड है अंतःस्रावी तंत्र। अब फर्स्ट जान लेते हैं इसमें तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या होता है और कैसे कार्य करता है, यह इसको जान लेते हैं। अब नियंत्रण एवं समन्वय। तंत्रिका तंत्र एक पेशीय ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, तंत्रिका तंत्र कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। अब इसके बाद आता है ग्राही। तंत्रिका तंत्र का मतलब फर्स्ट वो रहता है ना, जो अपने शरीर के महत्वपूर्ण अंग जिनको अपन इंद्रिया बोलते हैं, अपने शरीर की इंद्रियाँ रहती है ना, उनमें फर्स्ट इंद्रिय ग्राही। ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्ट सिरे होते हैं जो वातावरण से सूचनाओं को पता लगाते हैं। ये ग्राही ज्ञानेंद्रियों में स्थित होती है। अब इसके ग्राही में कौन कौन सी आती है ये देख लेते हैं। फर्स्ट आता है कान। इससे क्या काम करते हैं अपन, सुनना और शरीर के संतुलन के काम आता है कान। इसके बाद आता है आँख। आँख प्रकाश ग्राही है और इससे देखने का काम करते हैं अपन। इसके बाद आता है त्वचा। त्वचा का इस फर्स्ट काम क्या है, तापग्राही है और इससे गर्म एवं ठंडा का अनुभव होता है एवं स्पर्श का अनुभव होता है। इसके बाद आता है ग्राही में नाक। यह घ्राण ग्राही है और तथा गंध का पता लगाना है, इसका कार्य होता है। इसके बाद आता है जीभ। यह रस संवेदी ग्राही है और इसे स्वाद का पता लगाना इसका कार्य है। इसके बाद आता है तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन। यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। यह तंत्रिका तंत्र क्या स्ट्रक्चर है जिसमें देख लेते हैं। यह बीच में येलो वाला है, यह केंद्रक होता है। यह द्रुमिका होती है जो जाल जैसे संरचना हो रहती है बाहर की तरफ, और ये अंदर ये येलो कलर ये ब्लू कलर का दिख रहा है, इसे कोशिकाएं बोलते हैं। इसके बाद ये लंबी पूंछ रहती है, इसे तंत्रिका। पूंछ में ये येलो येलो बने हुए हैं, इसको तंत्रिका बोलते हैं। और ये पीछे का अंतिम सिरा, इसे तंत्रिका अंतिम सिरा कहते हैं। अब तंत्रिका कोशिका के भाग देख लेते हैं। दुर्मिका क्या होती है, मतलब इसकी कोशिका क्या होती है, तंत्रिका क्या होते हैं, इनको जान लेते हैं ये क्या होते हैं। अब फर्स्ट देख लेते हैं दुर्मिका। कोशिका से निकलने वाली धागे जैसी संरचना जो सूचनाएं प्राप्त करती है उसे दुर्मिका कहते हैं, मतलब जो सूचनाएं प्राप्त करती है उसे दुर्मिका कहते हैं। इसके बाद आता है कोशिका काय। यह क्या होता है, प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में इसके द्वारा, मतलब विद्युत आवेग के रूप में चलती है, उसे कोशिकाएं कहते हैं। इसके बाद है तंत्रिकाक्ष या एक्सोन। यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरे न्यूरॉन की दुर्मिका तक पहुंचाता है। मतलब एक कोशिका से ये सूचना जो प्राप्त होती है उसे कोशिका से दूसरे न्यूरॉन की दुर्मिका रहती है ना, उस तक पहुंचाने का कार्य करता है। मतलब ये देख ले, इसमें स्ट्रक्चर में देखते हैं अपन। मतलब जो सूचना ग्रहण हो गई यह तंत्रिकाक्ष से या इससे दुर्मिका, मतलब नेक्स्ट वाली ये दुर्मिका आ गई ना, उस तक पहुंचाने का कार्य करती है क्या, तंत्रिकाक्ष या एक्सोन। यह मतलब ये स्ट्रक्चर इसमें से फॉलो के इसके तक पहुँचता है दुर्मिका एक्सोन के द्वारा। इसके बाद आता है अंतःग्रंथन या सिनेप्स। यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका दुर्मिका के मध्य रिक्त स्थान है। यहाँ विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है जिससे यह आगे संचरित हो सके। मतलब यह विद्युत आवेश को रासायनिक संकेत में बदलने का कार्य करते हैं कौन, सिनेप्स या अंतःग्रंथन। इसके बाद आती है प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है और कैसे कार्य करती है, किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक किए गए अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। इसके एग्जाम्पल है, जैसे अपन किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो हाथ को पीछे हटा लेना, यह प्रतिवर्ती क्रिया का एग्जाम्पल है। प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप
किस प्रकार कार्य करता है, यह डायग्राम के द्वारा, स्ट्रक्चर के द्वारा देख लेते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेश जिस पथ पर चलते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। अब इसे उद्दीपन ऊष्मा हो गई, ग्राही अंग त्वचा हो गई, मतलब यह उद्दीपन है, जैसे कोई गर्म वस्तु है यहाँ पर, उसके बाद ग्राही अंग मतलब इसको छुएंगे तभी तो अपनी त्वचा है तो स्पर्श होगी, इससे जिससे ग्राही ऊष्मा का ग्रहण हो रहा है। इसके बाद क्या आता है, मेरुरज्जु। मेरुरज्जु उसको फॉलो करता है और मेरुरज्जु के द्वारा सूचना आगे पहुँचती है, उससे आगे कार्य कर अंग पेशी के द्वारा फॉलो होती है और अन्य क्रिया द्वारा हाथ पीछे हटा लेना, यह कार्य रहता है प्रतिवर्ती क्रिया का, मतलब प्रतिवर्ती चाप। अनुक्रिया क्या होती है, अनुक्रिया 3 प्रकार की होती है। पहली होती है ऐच्छिक, दूसरी होती है अनैच्छिक और थर्ड होती है प्रतिवर्ती क्रिया। जो अपन प्रतिवर्ती क्रिया ऊपर पढ़ चुके हैं वही होती है अनुक्रिया के प्रकार हैं। ऐच्छिक क्या होती है, ऐच्छिक अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है। जैसे एग्जाम्पल है बोलना और लिखना, जिस पर अपना कंट्रोल रहे, अपनी इच्छा से करते हैं वह ऐच्छिक क्रिया कहलाती है, और जो अनैच्छिक जिस पर अपना कंट्रोल नहीं रहता है वह अनैच्छिक क्रिया कहलाती है। बोलना और लिखना अपने कंट्रोल में, अपन चाहेंगे जब भी बोल सकते हैं और लिखेंगे अपन चाहेंगे जब भी लिखेंगे, ऐसे नहीं लिख सकते, मतलब कि अपने आप हो रही हो क्रिया। अब अनैच्छिक देख लेते हैं, अनैच्छिक क्या होती है। अनैच्छिक है, अनैच्छिक मध्य एवं पश्चिम मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है, और इसके एग्जाम्पल है श्वसन, दिल का धड़कना। अपन श्वसन को चाहे ना तब, मतलब नहीं चाहे तब भी नहीं, तब भी श्वसन अपने आप, यहाँ अनैच्छिक क्रिया अपने आप होता है। दिल का धड़कना भी अनैच्छिक क्रिया है, यह भी अपने आप होते रहते हैं, अपन इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अपन श्वसन को थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन हमेशा के लिए कंट्रोल नहीं कर सकते। अपन नींद में रहते हैं तब भी मतलब अपने आप श्वसन होता रहता है, दिल का धड़कना भी 24 घंटे लगातार होता रहता है। और जैसे बोलना और लिखने को तो अपन नींद में जैसे सोते नहीं रहते जब तो नहीं लिख सकते, और लिखने को भी लिख भी नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते, है ना। तो ये अनैच्छिक और ऐच्छिक क्रिया के एग्जाम्पल। अब इसके बाद है प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, यह मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है, और इसके एग्जाम्पल गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को हटा लेना, यह प्रतिवर्ती क्रिया का एग्जाम्पल है। प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता क्यों है, मतलब प्रतिक्रिया की आवश्यकता क्यों, प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता है। कुछ परिस्थितियों में जैसे गर्म वस्तु छूने पर, पैनी वस्तु चुभने पर आदि तुरंत क्रिया करनी होती है, वरना हमारे शरीर की क्षति पहुंच सकती है। यह अनुक्रिया मस्तिष्क के स्थान पर मेरुरज्जु से उत्पन्न होती है, जो जल्दी होती है। मतलब प्रतिवर्ती क्रिया वो रहती है जिससे अपन शरीर को, मतलब जिसको अगर अपन मस्तिष्क से वहाँ कंट्रोल है ना, तो उसमें अपने शरीर को बहुत क्षति पहुंच सकती है। क्योंकि अगर अपन गर्म हाथ को किसी गर्म वस्तु को पकड़े रहेंगे और हमारा मतलब माइंड तक वो सूचना पहुँचेगी, उसका ट्रांसलेट होकर वापस पता चलेगा कि ये गर्म है, तब तक तो अपना हाथ जल जाएगा। इसलिए प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा यह ऐसी क्रिया कंट्रोल होती है जिससे अपने शरीर को क्षति होने से बचाता है। तो इसके देख लें मानव तंत्रिका तंत्र। मानव तंत्रिका तंत्र में क्या क्या है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र आता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या क्या आता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं, और परिधीय तंत्रिका तंत्र में आते हैं कपाल तंत्रिका जो मस्तिष्क से निकलती है, और मेरु तंत्रिका जो मेरुरज्जु से निकलती है। यह मानव तंत्रिका तंत्र के 2 पार्ट हो गए हैं। अब देख लेते हैं मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क क्या होता है, मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र होता है। इसके 3 मुख्य भाग है। पहला होता है अग्र मस्तिष्क, इसके बाद मध्य मस्तिष्क, इसके बाद होता है पश्चिम मस्तिष्क। ये मस्तिष्क के 3 पार्ट हैं जो मस्तिष्क से मुख्य पार्ट रहते हैं। इसके बाद रहते हैं अग्र मस्तिष्क, फर्स्ट वाला देख लेते हैं। यह मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग है। यह मस्तिष्क का, यह परमस्तिष्क का है, यह परमस्तिष्क है, मतलब यही मेन मस्तिष्क है ना, इसको परमस्तिष्क भी बोलते हैं, अग्र मस्तिष्क को परमस्तिष्क भी बोलते हैं। इसके कार्य क्या रहते हैं, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग रहता है पर अग्र मस्तिष्क। इसके बाद है ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है, सूचनाओं को याद रखना, शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्रित करना है, उनका समायोजन करना, और भूख से संबंधित केंद्र इसी में होता है, किसमें, अग्र मस्तिष्क या परमस्तिष्क में। इसके बाद मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, और जैसे पुतले के आकार में परिवर्तन, सिर गर्दन की प्रतिवर्ती क्रिया, ये इसके एग्जाम्पल है। इसके बाद देख लेते हैं पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क इसके 3 भाग होते हैं, अनुमस्तिष्क, मेडुला और पोन्स। अनुमस्तिष्क क्या रहता है, शरीर की संस्थिति का संतुलन बनाना, ऐच्छिक क्रियाओं परिशुद्धि करना, ये अग्र मस्तिष्क के कार्य हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, पेन उठाना इसका एग्जाम्पल है। अब इसके बाद देख लेते हैं मेडुला। मेडुला अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण करता है, जैसे रक्तचाप व वमन।
मतलब रक्तचाप को नियंत्रण करता है, इसको मतलब बढ़ाना और घटाना इसका मेडुला का कार्य रहता है। इसके बाद पॉन्स देख लेते हैं। अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन का नियंत्रण कौन करता है? पॉन्स। यह अगर यह मस्तिष्क का डायग्राम आ गया। जैसे मस्तिष्क, ये परमस्तिष्क, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट परमस्तिष्क या अग्रमस्तिष्क हो गया। यह कपाल खोपड़ी हो गई, जो हड्डी रहती है जो कैल्शियम की बनी, कैल्शियम फास्फेट की बनी रहती है, खोपड़ियों के ऊपर। यह मध्य मस्तिष्क हो गया, ये बीच वाला व्हाइट कलर का दिख रहा है जो। और यह यह आगे वाला ये वाला पार्ट अगर मस्तिष्क हो गया, और ये परम मस्तिष्क हो गया ऊपर वाला पार्ट, और ये मध्य मस्तिष्क हो गया। यह इसके अपने मस्तिष्क के पार्ट है। ये यहाँ पर मेडुल हाइपोथैलेमस ग्रंथि रहती है, हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि, यह पश्च मस्तिष्क के भाग है, ठीक है। और ये यहाँ पर ये पॉन्स हो गया जो इसके पश्चिम मस्तिष्क के भाग है। और ये मेडुला और ये अनुमस्तिष्क यहाँ के पार्ट हो गए हैं। और यह मेरुरज्जु हो गया है, जो तंत्रिकाएं निकलती हैं उन्हें मेरुरज्जु भी बोलते हैं, तंत्रिकाएं कोई। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की सुरक्षा, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की सुरक्षा मतलब तंत्रिका रहती है ना, वो भी तंत्रिकाओं को जैसे मेरुरज्जु का जाल अपने पूरे शरीर में पहुंचा रहता है, जो मतलब तंत्रिका तंत्र की क्रिया से पास्ट क्रिया करता है, उसलिए मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रिया में काम आता है। अब मस्तिष्क देख लेते हैं, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु देख लेते हैं। अब इसमें फर्स्ट है मस्तिष्क। मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है, जो प्रगात अवशोषक का कार्य करता है। अब इसके बाद मेरुरज्जु की सुरक्षा कशेरुक दंड या रीढ़ हड्डी करती है। अब देख लेते हैं तंत्रिका ऊतक एवं पेशी ऊतक के बीच समन्वय, मतलब तंत्रिका ऊतक एवं पेशी ऊतक के बीच समन्वय किस प्रकार होता है ये देख लेते हैं। ज्ञानेंद्रिय रहती है, उसके बाद संवेदी तंत्रिका से केंद्रीय तंत्रिका की तरफ जाती है सूचना। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का क्या कार्य रहता है? सूचना प्राप्त और संसाधित करना, निर्णय करना, अनुक्रिया उत्पन्न करना और प्रेरक तंत्रिका तंत्र। अब यह पेशी ऊतक के पास वे देती है सूचना को पेशी ऊतक के पास पेशी संकुचन के द्वारा पेशी ऊतक क्या करते हैं? प्रोटीन को पुनर्व्यवस्थित करने का कार्य करता है, और पेशी संकुचन द्वारा उसकी अनुक्रिया हो जाती है, जो भी उसका कार्य रहता है वो। अब इसके बाद आता है विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमाएं। विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी है। और सेकंड पॉइंट है, एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका ने या आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी कार्य विधि सुचारू करने के लिए समय लेता है, अतः कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आते हैं, पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। अब आगे देख लेते हैं रासायनिक संचरण। विभिन्न विद्युत संचरण की सीमाओं दूर करने के लिए रासायनिक संचरण का उपयोग शुरू हुआ। पौधों में गति वृद्धि का गति पर निर्भर न होना, वृद्धि पर निर्भर गति। इसके बाद देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। वृद्धि पर निर्भर न होना, पौधों विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। इसके बाद कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित कर गति उत्पन्न करती है, जिससे कोशिका फूल या सिकुड़ जाती है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। छूने पर छुई मुई के पौधों की पत्तियों का सिकुड़ना, यह उद्दीपन का प्रभाव है पौधों में समन्वय का वो है उद्दीपन के, मतलब अगर अपन छुई मुई के पौधे को हाथ लगा देते हैं, वो उसकी पत्तियाँ सिकुड़ जाती है, क्योंकि उसमें उद्दीपन का प्रभाव पाया जाता है, जो किसी बाहरी वस्तु के उसको अपने बचाव के लिए वो सिकुड़ जाती है। इसके बाद वृद्धि के कारण गति। वृद्धि के कारण गति, ये दिशा के अनुवर्तन गति उद्दीपन के कारण होती है। इसके बाद फर्स्ट पॉइंट है प्रतान वह भाग जो वस्तु से दूर होता है, वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है, जिससे प्रतान वस्तु के चारों तरफ लिपट जाती है। इसके बाद है प्रकाशानुवर्तन, प्रकाश की तरफ गति। प्रकाशानुवर्तन क्या कहलाता है? प्रकाश की ओर गति को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। इसके बाद है गुरुत्वानुवर्तन, पृथ्वी की तरफ या दूर गति को क्या बोलते हैं? गुरुत्वानुवर्तन बोलते हैं। अब पौधे में देखिए तो पौधे का जो ऊपर वाला पार्ट रहता है, पत्तियां, लीव, तना वगैरह रहते हैं, उसको प्रकाशानुवर्तन कहते हैं, और जो जड़ रहती है उसको गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं, क्योंकि वो जमीन के अंदर या धरती की ओर गति करती है, इसलिए इसको गुरुत्वानुवर्तन और प्रकाशानुवर्तन उसे कहते हैं। जो सूर्य की ओर या प्रकाश की ओर गति करते हैं उसे प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। इसके बाद है रसायनानुवर्तन, परागनली के अंडाशय की तरफ
गति को क्या बोलते हैं? रसायनुवर्तन। इसके बाद है जलानुवर्तन। पानी की तरफ जड़ों की गति को क्या बोलते हैं? जलानुवर्तन। अब इसके बाद है पादप हार्मोन। वे रसायन जो पौधों के लिए वृद्धि विकास अनुक्रिया का समन्वय करते हैं पादप हार्मोन कहलाते हैं। अब मुख्य पादप हार्मोन देख लेते हैं कौन कौन से रहते हैं जो पेड़ पौधों में पादपों में पाए जाते हैं। अब फर्स्ट है मुख्य पादप हार्मोनों में ऑक्सिन। इसका कार्य क्या रहता है? शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है, यह कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है और प्रकाशनुवर्तन में सहायक रहता है। इसके बाद आता है जिब्बेरेलिन हार्मोन। फ्रेंड्स ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पादप हार्मोनों से ऑक्सिन, जिब्बेरेलिन, साइटोकाइनिन, रोएबिसिक अम्ल, इनसे हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो आप इनको अच्छे से ध्यान रख लेना और इसके कार्य और ये कहाँ पर पाया जाता है। हर हर जितने भी यहाँ पर ये पॉइंट बने हुए हैं ना, ये डार्क गोल पॉइंट के आगे हर लाइन से क्वेश्चन बनता है भाई ऑक्सिन हार्मोन पौधों में कौन सी जगह पाया जाता है, तो इसमें शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है ऑक्सिन हार्मोन। इसके बाद है प्रकाशनुवर्तन में सहायक रहता है। अब इसके बाद देख लेते हैं जिब्बेरेलिन। ये जिब्बेरेलिन कार्य क्या है? तने की वृद्धि में सहायक रहता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन तीव्र करता है और इसके बाद कोशिका विभाजन तीव्र करता है। और साइटोकाइनिन सेकंड कार्य है बल व फीज में अधिक बीज में फल व बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन सा? साइटोकाइनिन हार्मोन। इसके बाद देख लेते हैं एबिसिक अम्ल। यह वृद्धि संबंधन में सहायक होता है। पत्तियों का मुरझाना इसके प्रभाव से होता है और तनाव हार्मोन का कार्य भी यही एबिसिक अम्ल करता है। अब इसके आगे जंतुओं में हार्मोन। जंतुओं में कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं ये देख लेते हैं। हार्मोन वे रसायन जो जंतु क्रिया विकास में वृद्धि का समन्वय करते हैं। अब फर्स्ट इसके बाद है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या रहती है? वे ग्रंथियाँ हैं जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करती है, जो हार्मोन कहलाते हैं। मतलब ग्रंथियों से जो स्राव निकलता है उसे अपन हार्मोन बोलते हैं। और हार्मोन अपने देख लीजिए वो रसायन जो जंतुओं की क्रिया विकास वृद्धि का समन्वय करते हैं उन्हें हार्मोन कहते हैं। और हार्मोन किससे प्राप्त होते हैं? ग्रंथियों से प्राप्त होते हैं। ग्रंथियाँ जो भी द्रव का स्रावण करती है, द्रव या पदार्थों का, वो हार्मोन कहलाते हैं। अब हार्मोन देख लेते हैं जो मानव जंतुओं में कौन कौन से पाए जाते हैं। अब फर्स्ट हार्मोन है, ये डायग्राम दे उसका हार्मोन है ग्रंथि स्थान और कार्य। मतलब फर्स्ट पॉइंट है हार्मोन, उसके बाद ग्रंथि कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है, उसका स्थान कहाँ पर स्थित होती है और उसका कार्य क्या हो रहता है, तो ये देख लेते हैं। अब फर्स्ट है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन कौन सी ग्रंथि? ऑटो ग्रंथि से इसका स्रावण होता है। स्थान कहाँ? गर्दन में स्थित होती है। इसका कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का उपापचय इसका कार्य होता है। इसके बाद है वृद्धि हार्मोन। पीयूष ग्रंथि, यह किससे स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि को अपन मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। इसके बाद ये आता है, यह मस्तिष्क में स्थित रहती है और यह किस में का सहायक रहती है? वृद्धि व विकास में क्या नियंत्रण करती है? कौन? वृद्धि हार्मोन। इसके बाद नेक्स्ट हार्मोन आता है एड्रिनलिन। यह अधिवक्र ग्रंथि से स्रावित होता है। वक्र की किडनी के ऊपर यह स्थित होती है और यह बीपी की हृदय धड़कन आदि का नियंत्रण करती है आपातकाल में। इसके बाद फोर्थ हार्मोन है इंसुलिन। यह अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। यह उदर के नीचे स्थित होता है और यह रक्त में शर्करा का मात्रा का नियंत्रण करता है। कौन? इंसुलिन हार्मोन। इसके बाद 5 पॉइंट है लिंग हार्मोन। लिंग हार्मोन ये टेस्टोस्टेरोन नर में और एस्ट्रोजन मादा में पाया जाता है। वर्षण, और यह पुरुषों में वर्षण प्राप्त होता है वर्षण ग्रंथि से, और ये मादा मतलब स्त्रियों में अंडाशय से प्राप्त होता है। इसका मतलब कहाँ पर स्थित है? ये पेट का निचले हिस्से में स्थित होती है और यह यौनारंभ से संबंधित परिवर्तन लैंगिक परिवर्तन से मतलब लैंगिक परिवर्तन का इनसे पता चलता है। जैसे एग्जाम्पल देख लें, मतलब जो स्त्री और लिंग विभेद करने के हार्मोन रहते हैं वो ये दोनों हार्मोन रहते हैं। कौन से? टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। इसके बाद देख लेते हैं आयोडीन नमक युक्त नमक आवश्यक है। आयोडीन युक्त नमक क्यों आवश्यक है हमारे शरीर के लिए, यह देख लेते हैं। ऑटो ग्रंथि थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के उपापचय का नियंत्रण करती है जिससे शरीर की संतुलित वृद्धि हो सके। अतः ऑटो ग्रंथि के सही रूप में से कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से गला फूल जाता है जिसे गाइटर बीमारी कह जाते हैं। अगर अपने शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो अपने गले की
गला फूल जाता है, जिसे गाइटर बीमारी कहते हैं या घेंगा रोग भी कहते हैं। इसके बाद है मधुमेह डायबिटीज़। इस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। और कारण क्या है? इसमें अग्नाशय ग्रंथि और स्रावित इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण इंसुलिन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित नहीं कर पाता और अपने रक्त में ब्लड का लेवल बढ़ जाता है, जिसे मधुमेह डायबिटीज कहते हैं। अब इसका निदान क्या है? इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है और पुनर्भरण क्रियाविधि भी है इसकी। तो हार्मोन का अधिक या कम मात्रा में स्रावित होना हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालता है। पुनर्भरण क्रियाविधियाँ सुनिश्चित करती है कि ये हार्मोन सही मात्रा में तथा सही समय पर स्रावित हो। उदाहरण के लिए रक्त में शर्करा के नियंत्रण की विधि। यह डायग्राम है जो मतलब रक्त में शर्करा का पुनर्भरण मात्रा को बढ़ाना और उसको कम करने का कार्य करता है। रक्त में शर्करा का मात्रा बढ़ना, अग्नाशय द्वारा संसूचित करना, इंसुलिन का स्राव होना, रक्त शर्करा की मात्रा का घटना, अग्नाशय द्वारा इंसुलिन न बनना। तो फ्रेंड्स, ये था आज का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम था नियंत्रण एवं संयमन। तो अपन ने इस चैप्टर में जाना कि अपने शरीर में नियंत्रण एवं संयमन किस प्रकार होता है, किस ग्रंथि किस प्रकार किसी का मतलब कंट्रोल करती है, कौन सा हार्मोन का कंट्रोल करती है और उसका क्या कार्य रहता है। तो अपने ने ये सभी इस चैप्टर में कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आपको जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड करूं मैं, आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसको वीडियो को सबसे पहले देख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।